इतने दिनों के बाद एनडीए की बैठक दिल्ली में 18 जुलाई को हो रही है, तो देश दो तरफ बटा हुआ है सियासी तौर पर। एक तरफ पीडीए, जिसको विपक्षी दलों का गठबंधन कहा जा रहा है, दूसरी तरफ एनडीए। और एनडीए में भी छोटी छोटी पार्टियों को शामिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी न्योता भेज रही है। इसके पहले एनडीए की कब बैठक हुई थी या सहयोगी दलों की ज़रूरत एनडीए को कब पड़ी थी, ये आप याद करें। और मुझे भी एनडीए की किसी बैठक की डेट हाल के दिनों में याद नहीं आती है। तो सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से ठीक पहले नए साथियों की तलाश क्यों करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शरद पवार से बागी हुए अजीत पवार गुट के लोगों ने शरद पवार को मनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। कल अजीत पवार समेत उनके गुट के सारे मंत्री शरद पवार से वाईबी चौहान सेंटर में मुंबई में मिलने गए थे। आज उसी गुट के एमएलएज मिलने के लिए गए। माना यह जा रहा है कि ये गुट शरद पवार को ये मनाने के लिए गया था कि वो बेंगलुरु की विपक्ष की बैठक में शामिल न हो। अब सवाल ये उठता है कि शरद पवार इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे। आज रात को सोनिया गांधी ने डिनर भी दिया है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए है और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी मोर्चा बनने की तैयारी बेंगलुरु में हो रही है। तो इस बीच आम लोगों के बीच में क्या चर्चा है, माहौल क्या है, ये जानने के लिए मैं राह चलते लोगों से बातचीत करता रहता हूँ। कनॉट प्लेस दिल्ली में हूँ। ज़्यादातर दिल्ली में जब मैं रहता हूँ तो कनॉट प्लेस ही आता हूँ। वजह यह है कि इसमें हर इलाके के, हर तबके के और हर राज्य के और ज़्यादातर तरफ ज़्यादा लोग मिलते जुलते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यहीं से माहौल क्या है लेकर हाजिर हुआ जाए। तो आज कनॉट प्लेस से बिल्कुल आम लोगों के बीच से कि देश जो दो ध्रुवीय राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसमें देश का आम आदमी क्या सोचता है। आपका नाम क्या है? सर हिमांशु पांडे, मैं बरेली यूपी से हूँ। क्या करते हैं? सर मैं एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एज ए बीएम जॉब कर रहा हूँ मैं। चलिए, बहुत बढ़िया। जो मैंने बोला वो आपने सुना ही। तो आपका विचार क्या है इस पर? सर इसमें कुछ नहीं। अब आप ये सोचिए कि कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ गई कि सब लोगों को अपने साथ में लेके आने की। बीजेपी को भी तो पड़ गई। नहीं तो बीजेपी एनडीए सर पहले भी साथ में थी। एनडीए के साथ तो पहले भी सब ग्रुप थे सारे। ये जितने बुला रहे हैं ये तो सब नए हैं। राजभर तो कल ही आए। नहीं तो सर ये पहले भी इसमें जुड़े हुए थे, एनडीए से पहले भी थे, यूपीए में भी गवर्नमेंट में साथ में थे। लेकिन आज कांग्रेस कहाँ से कहाँ पहुँच गई सर, ये आपको खुद पता है सर इसके बारे में। तो क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल क्या, मोदी में है बस पूरा। इन लोगों की बैठक से कुछ होने जाने? कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं होगा अभी सर। अब की बात फिर मोदी सरकार हैट्रिक हो जाएगी। बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल। उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं दिख रहा है। कौन है सर बताइए आप? राहुल गांधी चेहरा है उसका, प्रधानमंत्री का। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि विपक्ष मोदी के अगेंस्ट में कौन है, किसको आप खड़ा करेंगे? विपक्ष के पास में कौन है? नीतीश कुमार, राहुल गांधी, हर कोई तो अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में बनाना चाहता है। ममता बनर्जी, केजरीवाल, हर कोई तो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। मायावती, हर कोई है सर। आप चाहने से कोई बनता है? वही तो कह रहा हूं, प्रधानमंत्री कुर्सी तो एक ही होगी ना। ये तो नहीं था कि 14 प्रधानमंत्री एक साथ बन जाएंगे। एक बात तो चेहरे की है, तो मैं भी ये मानता हूं कि विपक्ष में कोई चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर नहीं है। लेकिन एक बात मुद्दे की है, एक बात जो परिस्थितियां उसकी, विपक्ष ये कहता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई। विपक्ष ये कहता है कि 4 साल अग्निवीर योजना ले आ दिए। विपक्ष ये कहता है कि हम ओल्ड पेंशन ले आएंगे। विपक्ष ये कहता है कि बेरोजगारी नौजवानों में बढ़ती जा रही है, महंगाई, ये मुद्दे उठाते हैं। विपक्ष का काम है कहना। आप देखिए विश्व क्या कह रहा है भारत के लिए आज की डेट में। अच्छा, विश्व वाले आप भी हैं? नहीं सर, विश्व वाले हम हैं सर। विश्व गुरु हम बनाना चाहते हैं भारत को फिर से। आप देखिए विश्व के और भी जो बाहर के जो देश हैं वो भारत के लिए अब क्या बिल्कुल उनकी सोच बिल्कुल बदल गई है। पहले अगर हम अपनी बात करें सर, मैं अगर बाहर एक बार गया हूँ, मेरा भाई रहता था साउथ कोरिया में। अगर उसकी बात करूँ तो उसका जो उस समय रहने मतलब जो नज़रिया था वहाँ के लोगों का, वो आज बिल्कुल अलग हो गया है सर। क्या, कैसे सर? मतलब यही पहले जो इंडियन को जो समझते थे, कोई मतलब इतना कोई वो नहीं करते थे उनके लिए। आज इंडियंस की हर जगह वैल्यू होती है सर। अच्छा, और देश में क्या काम किया मोदी सरकार ने? बढ़िया सर, देश में सब बिल्कुल सब बढ़िया सब सारा काम बढ़िया ही हो रहा है सर। हाँ बताइए। जी सर, 3 काम में से पहला काम है 370 जो उन्होंने हटाई है। ये कांग्रेस भी हटा सकती थी। जो मतलब जम्मू कश्मीर हमारे भारत का एक अभिन्न अंग होकर भी हमसे कटा हुआ था। कैसे?
हम लोग सर वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते थे, वहाँ के यहाँ पे जाके हम मतलब जो बाकी और कंट्री वो स्टेटों में हम कहीं भी जाके हम मतलब मैं यूपी का रहने वाला हूँ, दिल्ली में आके अपनी ज़मीन प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, हम वहाँ जाके नहीं कर सकते थे। ये मतलब एक मतलब बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं उसको सौतेला व्यवहार ही है। मतलब जम्मू कश्मीर हमारा अंगा लेके हम सर वहाँ जाके कुछ कर नहीं कर सकते हैं। अब सर 317 हटी है सर, ये काम कांग्रेस भी पहले कर सकती थी, ऐसा नहीं कांग्रेस नहीं रही, 60 साल कांग्रेस भी रही सर। तो अब ये काम जो उन्होंने 317 हटाने का कहा, ये सब बहुत मतलब पहला काम है। दूसरा काम है सर जो ये ट्रिपल तलाक के लिए उन्होंने हटाया है, ये ट्रिपल तलाक सर ये वो भी हटा सकते थे। तीसरा सर अब ये यूसीसी लेके आ रहे हैं सर। हम सर मैं हिंदू हूँ सर, मेरे साथ में मतलब मेरे फ्रेंड मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं सर। जब कानून देश एक है, रहन सहन एक है, तो सर कानून भी एक होना चाहिए। तो कुल मिला के यही 3-4 काम, राम मंदिर, 3 तलाक, 370। ये भी सर मतलब राम मंदिर भी पहले बन सकता था और अभी बना है सर, सबकी आस्था के साथ में बना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अगर हिंदू लेकिन हम तो कई लोग ये बात जो लोग कहते हैं उनसे हम ये कहते हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया ना। नहीं, सर सुप्रीम कोर्ट ने किया है, बिल्कुल हम नहीं कह रहे हैं ये बीजेपी ने या मोदी ने करवाया है, लेकिन सर गवर्नमेंट में किसी ये काम पहले भी हो सकता था। पहले सर दंगे कितने होते थे आप देखिए, अब दंगे कितने कम हो गए। हमारे यूपी में तो बरेली में मैं आपको बता रहा हूँ कि हर दूसरे तीसरे साल में सर दंगे होते थे। अब पिछले 5-6-7 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है यूपी में, पूरी यूपी में। तो ये सब चीज़ मतलब गुड गवर्नेंस आया है सर। आजकल हमारी बहन बेटियां सर जो रात में नहीं निकल पाती थी, आजकल मैं खुद देखता हूँ सर कि 2 दिन हुए मुझको बरेली से यहाँ आए हुए, तो मैं देखता हूँ सर रात में हमारी। लेकिन ये तो बात कानून व्यवस्था यूपी में तो योगी आदित्यनाथ की समय से ठीक हुई है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन ये बेरोजगारी, महंगाई, ये सब कोई मुद्दा है कि नहीं? नहीं सर, मैं नहीं मानता इस चीज़ के लिए, ये मुद्दा नहीं। मैं नहीं मानता। मैं भी सिलेंडर का दाम हो जाए ज्यादा कोई बात नहीं। सर इनकम भी तो बढ़ रही है। पहले मैं 4000 में मेरे पिताजी हम 3 भाई बहनों को पढ़ाते थे, आज हम शायद 1-1 लाख रुपए 3 भाई बहन कमा रहे हैं, तो सर इनकम भी तो बढ़ी है उस अकॉर्डिंग। अगर इनकम बढ़ रही है तो ऑब्वियसली खर्चे भी बढ़ेंगे। महंगाई कोई मुद्दा नहीं सर, महंगाई मैं नहीं मानता सर। अगर आप कह रहे हैं 400 रुपये का सिलेंडर 1400 रुपये का 1100 का मिल रहा है, तो सर पहले हम 4000 रुपये कमाते थे, आज सर 1 लाख रुपये कमा रहे हैं, सर वो इनकम भी तो बढ़ी है, उस अकॉर्डिंग भी सर देखिए। और एक सिलेंडर नहीं बढ़ा, हर चीज़ की दाम आप देखिए, अर्निंग भी तो बढ़ रही है। पहले जो हम 1 लाख रुपये का प्लॉट खरीदते थे, आज 10 साल बाद वो 10 लाख रुपये हो गया, तो वो चीज़ नहीं मानते हैं सर। नहीं, ठीक है, आप जो मानते हैं। और आप क्या मानते हैं, आपकी कमाई बढ़ी कि नहीं भाई? बिल्कुल भी नहीं बढ़ी सर, जो थी वो भी धंधा चौपट हो गया। सर मैं बता रहा हूँ ना, उनका अपना नहीं, अगल बगल ही बैठे आदमी आप इतना बोल रहे हो, करे धंधा चौपट हो नहीं, उनका हो गया होगा, गया। उनका हुआ होगा, वो अपना बता रहे हैं। पालिका बाजार के अंदर 387 दुकानें हैं, 387 दुकानों में से आपको एक भी दुकानदार हंसता हुआ चेहरा नज़र नहीं आएगा और जो कह दे कि हमारी दुकान के ऊपर काम है, एक भी आदमी। मेरी खुद शॉप है पालिका बाजार के अंदर और 262 नंबर, और मैं खुद बाहर बैठा हुआ हूँ और कस्टमर के लिए इंतज़ार करते रहते हैं सारा दिन, और सुबह आके दुकान खोलने के बाद में शाम का इंतज़ार करते हैं कि शाम कब होगी और घर जाने के लिए हमें टाइम मिले। बिल्कुल एकदम बेरोजगारी छाई हुई है, जैसा कि मातम छाया हुआ है पालिका बाजार के अंदर। ऐसा बिल्कुल क्यों हुआ? लेकिन ऐसा क्यों हुआ? पालिका बाजार वाले पहले बहुत ठगते थे, 2 रुपया का चीज 20। जिस हिसाब से खर्चे हैं उस हिसाब से आदमी ठगेगा ही, और क्या करेगा? किराए कहाँ से निकालेगा? जब हम लोग स्कूल में थे, कॉलेज में थे, स्कूल में थे, जब हम भी स्कूल में थे तो 45 रुपए की शर्ट बिका करती थी। कमांडो की शर्ट आती थी, 45 रुपए की शर्ट बिकती थी, 4500 रुपये किराया आता था एक स्टैंड का। तो कहाँ से लोग निकालेंगे? 18 रुपये की शर्ट आती थी, 45 रुपये की बिकती थी। खर्चे तो आखिरकार यहीं से ही निकलेंगे। आज भी वही हाल है, मगर आज बिल्कुल 0/0 का काम है ही नहीं। अब भाई साहब कह रहे हैं हमारी आमदनी बढ़ गई है, और हम कह रहे हैं कि हमारी आमदनी बिल्कुल 0/0 हो गई है। कारण क्या है? रीजन बताओ। कारण कुछ भी नहीं है। कारण देश की अर्थव्यवस्था ठीक ही नहीं है। देश कैसे चल रहा है कुछ मोदी जी को लेना देना ही नहीं है। कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी जापान जा रहे हैं। अरे तो ये कर रहे हैं, देश दुनिया में नाम कर रहे हैं। ये ठीक है, हमारे देश की जो आन बान शान है वो बड़ी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश की आन बान शान बड़ी नहीं है। हमारे देश की आन बान मोदी जी ने बढ़ाई है, मगर अर्थव्यवस्था हमारे देश की कहाँ जा रही है उसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए, और उसके ऊपर भी थोड़ा सा नज़रिया बदलना चाहिए। आटे के ऊपर GST टैक्स, और आप पेटीएम देखिए, 1 महीना पहले पेटीएम के ऊपर भी टैक्स लगा दिया GST का। क्या आदमी खाएगा और क्या करेगा? जी बताएं आप। सर ये जो है मम्मी है मेरी, हाँ। ये आप ही का शो देखती, कुछ देखती नहीं इसके अलावा। अरे आपका बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से?
है तो दिल्ली से ही, अच्छा। बिलोंग करते हैं शाहजहांपुर से, यूपी। अच्छा। जी जी जी। अरे आपका बहुत शुक्रिया माता जी, आप देखती है। हमने कहा आज अदरक लहसुन लेके आए, बताएं कितने रेट हैं। अरे अदरक लहसुन का तो भाव बढ़ते ही जा रहा है। क्या रेट आज मिला? 80 रुपए पाव। 300 रुपए किलो मिल रहा है। जी जी तो जी। इसकी तो चर्चा करने वाले कमी है माता जी, ज्यादा तक तो लोग कह रहे हैं पूरा एकदम बढ़िया चल रहा है, कमाई भी बढ़ गई तो महंगाई बढ़ेगी। अरे कुछ नहीं, महंगाई इतनी ज्यादा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बस इतनी कमाई नहीं जितनी महंगाई बढ़ रही है। सिलेंडर देखे जरा आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये मुद्दा बन का रहा, लोग तो देख रहे हो किस चीज की चर्चा ज्यादा करते। अब क्या बताएं, बस इनसे लीजिए इंटरव्यू थोड़ा सा। इंटरव्यू किया, बस आपको देखा, मम्मी ने पहचान लिया। मम्मी ने कहा वो देखो खड़े हैं क्या राजीव रंजन जी, बस यही है। देखो बस आप ही का शो देखती हैं। मम्मी रुकी नहीं, हम लोग अर्जेंट जा रहे थे हम लोग। मम्मी ने कहा जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाएगा यहीं खड़े रहेंगे। इंटरव्यू हो आपका जाएगा, बहुत रुक के ही शुक्रिया। जाएंगे। मुझे आप जैसे लोग, मैं तो राह चलते लोगों से ऐसे ही बात करता रहता हूँ, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहरहाल मैं देश के सियासी हालात के बारे में लोगों से राय मशवरा कर रहा था कि एक तरफ एनडीए की बैठक दिल्ली में हो रही है, एक तरफ विपक्षी दलों की बेंगलुरु में हो रही। आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नतीजा, कुछ आगे पीछे? नतीजा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और हिंदुस्तान की पब्लिक परेशान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मुद्दे हैं मुद्दों पे बात नहीं होती है जी। मुद्दे यही है, महंगाई जो है बहुत, जो है इस टाइम मतलब सबसे प्रॉब्लम जो आदमी को है वो महंगाई है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और आमदनी कुछ भी नहीं है। रोज़गार बिल्कुल ख़त्म है, काम बिल्कुल नहीं है। जिसकी नौकरी चल रही है, मतलब दिल्ली के अंदर ही पता नहीं कितने लड़के ऐसे हैं, मेरे खुद टच में कितने लोग इनको नौकरी से निकाल दिए गए, नौकरी है ही नहीं उनके पास। मेरे पास 10 लोगों के डेली फ़ोन आते हैं कि सर कहीं करवा दीजिए, कहीं रखवा दीजिए, किसी फैक्ट्री में रखवा दीजिए, कोई काम नहीं है, घर में खाने के लिए नहीं है। आज मैं 3 बंदों को, ऐसे लोगों को, मैं एक को ये समझ लिए कि आटा दिलवा के 5 किलो, एक लेडीज़ थी वो बेचारी रो रही थी, कह रही थी घर में अनाज नहीं इतना सा खाने के लिए, उनको मैं दिलवा कर रहा हूँ। एक बेचारे गरीब आदमी, उनको अभी 400-500 रुपये मैं अभी उनको देख रहा हूँ कि आप घर के अंदर जाना, बच्चे जो हैं भूखे बैठे हुए हैं। ये हालत है मेरे देश की। मतलब ये मैं खुद अपने पर्सनली बता रहा हूँ। ये अभी मैं जहाँ से अभी आ रहा हूँ वहाँ पर 3 लोगों को, 3-4 लोगों को ऐसे में करके आया हूँ। तो इधर तो देश 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से ऊपर आगे जा रहा है। हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है, दुनिया में अकेले देश हम हैं जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का दावा भी करते हैं। दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन भी देते हैं। ये भी दुनिया में अकेला ही मुल्क है। बिल्कुल, हाँ आप देख लीजिए, आप जहाँ पर ट्रिलियंस जो है इकोनॉमी जा रही है और वहीं पर जो है इतनी भुखमरी है कि लोगों को राशन बांटना पड़ रहा है। तो दोनों पहलू है इसके। बहरहाल आप लोग रुके, मिले, इसके लिए बहुत शुक्रिया।